नमस्कार विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आपका स्वागत है। आपका पेपर है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, निगम एवं प्रबंधकीय लेखांकन। निगम एवं प्रबंधकीय लेखांकन के पेपर में आपका सिलेबस है, उसमें एक पॉइंट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। कंपनियों के आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता क्यों हुई और कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण से क्या आशय है। क्या है कि कंपनी एक तरह का क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होने के हो जाती है, उसका शरीर कम काम करने लग जाता है, तो उससे क्या होता है, उसको किसी सर्जरी या किसी ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, मतलब किसी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है और शल्य चिकित्सा के माध्यम से उसके शरीर को उन्हें सही किया जा सकता है। उसी प्रकार क्या है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका निर्माण कंपनी अधिनियम 1956 जो अब कंपनी अधिनियम 2013 बन गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। मतलब क्या है कि कंपनी भी एक व्यक्ति की तरह ही काम करती है। कंपनी की खुद की एक सार्वभौम मुद्रा होती है और कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में एक वैधानिक अस्तित्व रखती है। एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका जीवन काल में कई आर्थिक परिवर्तन आते रहते हैं। मतलब जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कई परिवर्तन आते हैं, उसी प्रकार कंपनी को भी एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। उसके भी जीवन में कई आर्थिक परिवर्तन आते रहते हैं। ऐसे समय में जब कंपनी का चिट्ठा रूपी शरीर, कंपनी की आर्थिक स्थिति को कौन दर्शाता है, बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट को क्या माना गया है, कंपनी का शरीर चिट्ठा रूपी शरीर कई कारणों से अस्वस्थ हो जाता है, तो उसके अस्वस्थ शरीर मतलब उसके चिट्ठा बैलेंस शीट को सही करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं अपन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। यह एक क्रिया है जिसे अपन शल्य क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया के माध्यम से कंपनी के चिट्ठा रूपी शरीर मतलब बैलेंस शीट में हुए कमियों को दूर किया जा सकता है। ये देखा है कि जिससे कंपनी के स्वास्थ्य में सुधार कर पुनः जीवन प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको अपन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब क्या है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसी कंपनी के पुनर्निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से लगाया जाता है। मतलब जिस प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी के चिट्ठा रूपी शरीर को सही दिशा में या सुधारात्मक बनाया जाता है, उसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, आंतरिक पुनर्निर्माण कहते हैं। अब क्या कहा, जब किसी कंपनी को लगातार हानि होने के कारण, जब किसी कंपनी को लगातार हानि होगी या फिर उसको हानि इतनी अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी कि वह अपनी कंपनी के सामने वित्तीय कठिनाइयों आने लगेगी, तो वो क्या करेगी, उस कंपनी का पुनर्निर्माण की आवश्यकता होने लगेगी। और कंपनी का पुनर्निर्माण दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है और एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। मतलब कंपनी के चिट्ठा रूपी शरीर में जो आर्थिक परिवर्तन आए हैं उनको दो तरीके से सुधारा जा सकता है, एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली। इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, आंतरिक पुनर्निर्माण क्या होता है कंपनी का, जब कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण से कंपनी का आशय है कि कंपनी का अस्तित्व तो कायम रहता है, मतलब कंपनी का समापन नहीं होता, लेकिन उस कंपनी की पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। जैसे कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ आवश्यक परिवर्तन करेंगे तो कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और कंपनी अपनी पहले की दशा में पुनः स्थापित हो जाएगी। अब कहते हैं यह एक ऐसी योजना है जिसके अंदर कंपनी की घाटे की स्थिति से निकालकर उसको प्रॉफिट की ओर लाया जाता है। मतलब कंपनी को लगातार घाटा हो रहा है तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंपनी का अस्तित्व कायम रहता है और उसकी पूंजी संरचना में परिवर्तन करके उसको घाटे से लाभ की ओर बढ़ाते हैं।
जिसमें योजना का कंपनी का क्या होता है कि इसमें जो पहले वाली कंपनी का उसका समापन नहीं होगा और इसको अपन अर्ध पुनर्निर्माण भी की संज्ञा भी देते हैं, क्वाज रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इस प्रकार ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ। और दूसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, बाह्य पुनर्निर्माण में क्या होता है कि कंपनी का जो पहले कंपनी चल रही है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब उसमें क्या होता है कि कंपनी की पूंजी संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसमें क्या करते हैं कि अपन कंपनी की जो पहले कंपनी जो बाह्य पुनर्निर्माण में जो के अंतर्गत क्या होता है, जो वर्तमान में कंपनी स्थायित्व है, जिसका वर्तमान में जिस कंपनी का स्थायित्व उसको स्थापन समापन कर दिया जाता है और उसके स्थान पर उसके व्यापार को किसी अन्य कंपनी द्वारा अधिकृत कर लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि दो कंपनियों का एक जगह करके उन दोनों कंपनियों का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है और किसी तीसरी कंपनी का पुनर्निर्माण किया जाता है। इसके लिए एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है। जबकि आंतरिक पुनर्निर्माण में क्या होता है, कंपनी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, केवल वही कंपनी जो पहले चल रही है वही चलेगी, लेकिन उसकी पूंजी संरचना में परिवर्तन कर दिया जाएगा। लेकिन जो बाह्य रिकंस्ट्रक्शन या बाह्य पुनर्निर्माण है उसमें क्या होता है, कंपनी का समापन कर दिया जाता है। मतलब जो पहले कंपनी थी, पुरानी कंपनी थी, उसका पूर्णतः अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसके स्थान पर कोई नई कंपनी का निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे पुनर्निर्माण में किसी नई कंपनी की स्थापना की जाती है। भारत के चार्टेड लेखापाल संस्थान के लेखा मानक बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, लेखा मानक 14 है अकाउंटिंग फॉर अमालमेशन, एकीकरण के लिए लेखांकन, जिसके अंतर्गत केवल बाह्य पुनर्निर्माण को ही शामिल किया गया है। जो कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण उसको उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसको अपन बाद में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में जो कंपनियों का एकीकरण दिया गया है उसका डिस्कशन अपन बाद में आगे वाले अध्याय में करेंगे। इसके बाद में देखते हैं कि कंपनी के आंतरिक पुनर्निर्माण की वांछनीयता क्यों हुई, क्या क्या वो आवश्यकताएं हो जाती है कि उसका क्या मजबूरियां हो जाती है कि कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण करना पड़ता है। आंतरिक पुनर्निर्माण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी के समापन से बचने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है और ये एक वैकल्पिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आंतरिक पुनर्निर्माण के माध्यम से कंपनी का समापन नहीं होता और कंपनी अपना अस्तित्व बनाए रखती है, जिसमें कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाता है और एक नया अवसर प्रदान होता है। मतलब यदि कंपनी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आंतरिक पुनर्निर्माण एक वैकल्पिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से उसको अपन सुधार सकते हैं। मानव स्वास्थ्य में होने वाले परिवर्तनों की तरह ही कंपनी के स्वास्थ्य जीवन काल में भी कई परिवर्तन होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जिस प्रकार मानव का शरीर किसी बीमारी के कारण ग्रसित हो जाता है तो उसको किसी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आंतरिक पुनर्निर्माण भी कंपनी के लिए एक शल्य प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि अपन आंतरिक पुनर्गठन पूर्ण रूप से कंपनी के लिए क्या है, एक शल्य क्रिया है, सर्जरी के रूप में कार्य करती है, जो एक कंपनी को अपनी जर्जर हालत से निकालकर एक लाभ घाटे की स्थिति से निकालकर एक प्रॉफिट की स्थिति में लाती है। देखो निम्न क्या परिस्थितियां, निम्नलिखित कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें आंतरिक पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता हो जाती है। जैसे जब कंपनी की पूंजी संरचना अत्यधिक क्लिष्ट टिपिकल हो जाए और उसको सरल एवं सुविधाजनक बनाना हो। जब कंपनी की आंतरिक पूंजी संरचना में परिवर्तन हो जाए या वो हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए, तो उसको सरल एवं सुधारात्मक करने के लिए ये आंतरिक पुनर्निर्माण को अपनाया जाता है। दूसरी है कि जब कंपनी के पिछले वर्षों के लाभ हानियाँ इतनी अधिक हो जाए कि उनको अपलिखित करने की आवश्यकता हो। मतलब कंपनी लगातार 3-4 साल से हानि की स्थिति में है और हानि इतनी अधिक हो गई है कि अब उनको अपलिखित करना है, राइट ऑफ करना है, तो इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है और कंपनी भविष्य में लाभांश भी घोषित कर सकती है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जब कंपनी की चिट्ठी में प्रदर्शित शो की गई संपत्तियां पूंजी का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती, अर्थात चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियां अपने वास्तविक मूल्यों पर नहीं दिखाकर अधिक मूल्यों पर दिखाई जाती है, तो आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता
होती है। जब इसके बाद में जब कंपनी की क्षमता अंश पूंजी व स्थिर लागत पूंजी के मध्य संबंध, जिसको अपन बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो, सही नहीं हो, उचित नहीं हो, तो पूंजी निर्माण की आवश्यकता, मतलब पुनः आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। मतलब इक्विटी और स्थिर लागत पूंजी में जो रेशियो है वो उचित नहीं होता, जो 2.0 है वो नहीं होता, तो कैपिटल पूंजी की कंपनी में आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। जब इसके बाद में जब कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता हो, मतलब कंपनी चाहे कि जो उसके शेयर्स है उनका मूल्य, अंकित मूल्य परिवर्तित करना चाहती है, तो वो आंतरिक पुनर्निर्माण के माध्यम से कर सकती है, और जिससे कि वे भावी विनियोजकों, जो भावी इन्वेस्टर्स हैं, उनको आकर्षित कर सके। इस प्रकार कंपनी की अपन ने देखा कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो कंपनी का किस प्रकार होता है। इसमें अपन है दो तरीके से अपन ने पढ़ लिया कि एक तो आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। आंतरिक का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपन इसी अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है वो आगे वाले अध्याय में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में है कि अपन कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं, कि कितने प्रकार है कि अपन कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी के आंतरिक पुनर्निर्माण करने के दो तरीके हैं। एक 3 तरीके हैं, जिनमें एक पहला है कि कंपनी की अंश पूंजी में परिवर्तन करके अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, दूसरा अंश पूंजी में कमी करना, मतलब रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, और तीसरा है कि अपन यदि सदस्य कंपनी के कुछ सदस्य हैं, शेयर होल्डर्स है और लेनदार है, जिनके साथ अपन कोई अरेंजमेंट व्यवस्था करके भी इसकी पूंजी में कमी कर सकते हैं। इस प्रकार अपन ने देखा कि कैपिटल की कंपनियों का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जा सकता है। थैंक यू।